Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. In this class we discuss about the type of Vyadhi. So first of all you should know the Vyadhi has number of types depending on which way are classifying. So there are total number of 4 way. It may be more than 5 but here I will discuss only 4 way of classification. So let's continue with that our one by one. So that is nothing but according to prognosis, the first way of classification to it, that is nothing but according to prognosis, that is nothing but the साध्य असाध्यत्व के हिसाब से according to साध्य असाध्यत्व व्याधि has two types, that nothing but साध्य व्याधि and असाध्य व्याधि. So साध्य व्याधि means curable disease, असाध्य व्याधि means incurable disease. The second way, and further the साध्य व्याधि has two types, कृच साध्य and सुख साध्य. And asadhya has further two types, yapya and pratyakya. So what is that we will discuss in one by one slide. Okay, so the second way of classification to types of vyadhi, the nothing but the according to origin means, so there are two kinds of hetu means etiology means causes means that is nothing but the hetu. So there are two kinds of hetu which are responsible for any kind of disease, any kind of changes in body. So first of all, the first hetu is nij hetu and second hetu is agantuj hetu. Nij hetu means the hetu which are present inside our body. That is nothing but the बॉडी में कुछ ऐसे हेतु हैं, बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं बॉडी के कारणों की वजह से. दैट इज नथिंग बट द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ डिसीज, एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर. ओके, so that is nothing but the nij hetu means body itself responsible for that kind of disorder, kind of disease. So nij hetu means hetu coming from our body itself. Agantuj hetu means the causes responsible, the causes come from outside. That is nothing but if suppose any person has fever, the fever arises due to any kind of infection. So infection वो उसको बाहर के environment के थ्रू, बाहर कोई एंटीजन उसके शरीर में जाता है, उसके बॉडी में जाता है, वो इनहेल करता है, तो उसके थ्रू उसको क्या होता है, फीवर के सिम्टम्स आते हैं. सो व्याधि कम्स ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन, इन द फॉर्म ऑफ आगंतुज हेतु. सो आगंतुज हेतु से आगंतुज व्याधि, निज हेतु से निज व्याधि. सो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन निज हेतु एंड आगंतुज हेतु टू टाइप्स ऑफ व्याधि आर देयर. द थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज नथिंग बट द त्रिविध व्याधि. त्रिविध व्याधि मीन्स दोषज, कर्मज एंड दोष कर्मज. इसको दूसरा भी नाम बोला जाता है, दैट इज नथिंग बट द दृष्ट कर्मज, अदृष्ट कर्मज एंड दृष्टा अदृष्ट कर्मज व्याधि. ये क्या होता है मैं फर्दर स्लाइड में बताऊंगा. ओके, सो डोंट लेट बी अबाउट दैट. सो द फोर्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन नथिंग बट द स्वतंत्र एंड परतंत्र व्याधि. स्वतंत्र परतंत्र व्याधि अगेन इट इज अ correlated with the nij and agantuj vyadhi, but it is something is different from that. Okay, so what is that I will discuss in further slides. Okay, so let's continue with our next slide. So that is nothing but the first of all we will discuss the sukha sadhya lakshan. तो सुख साध्य comes under in the साध्य व्याधि. तो मैंने जैसे बताया कि साध्य व्याधि has two types, सुख साध्य एंड कृच साध्य. सुख साध्य व्याधि जो होते हैं वो क्यूरेबल डिसीज़ के यानी कि साध्य व्याधि के अंदर आते हैं, यानी कि क्यूरेबल डिसीज़. और असाध्य जो रहते हैं वो इनक्यूरेबल डिसीज़ उसको बोलते हैं. तो साध्य व्याधि के दो टाइप्स है, सुख साध्य व्याधि एंड कृच्छ साध्य व्याधि. सुख साध्य व्याधि क्या होता है कि साइंस ऑफ इजीली क्यूरेबल डिसीज़ मीन्स दैट इज नथिंग बट द नो एनी काइंड ऑफ, उसमें कोई वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, वो इजीली क्यूरेबल हो जाता है. और जो अपना जो सेकेंड जो टाइप होता है साध्य व्याधि का, कृच्छ साध्य यानी कि डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको कृच्छ साध्य. तो उसमें क्या होता है कि कृच्छ साध्य डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है और सुख साध्य ईजिली क्यूरेबल डिसीज़ होता है. दोनों व्याधि क्यूरेबल है, लेकिन कौन सा ज़्यादा क्यूरेबल है, कौन सा कम क्यूरेबल है, उसके बेसिस पे सुख साध्य एंड कृच्छ साध्य ये उसका क्लासिफिकेशन किया गया है. तो पहला जो होता है सुख साध्य के अंतर्गत आता है. तो सुख साध्य मीन्स ईजिली क्यूरेबल. तो वो ईजिली क्यूरेबल कब रहेंगे, जब इसमें जो ये सब लक्षण बताए गए ये सब उसके अंदर होने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लक्षण मीन्स सर्व औषधम देह मीन्स दैट इज नथिंग बट द, तो जितने भी जो डिसीज, जितने भी जो भी उसको डिसीज़ हुआ है, जो भी उसको प्रॉब्लम हुआ है,
उसमें जितने भी काइंड्स ऑफ जो मेडिसिन जो मेडिकेशन जो बताए हुए रहते हैं वो उसमें सूटेबल होने चाहिए, उसको टॉलरेट होने चाहिए पेशेंट को, अंडरस्टैंड। सो दैट इज सर्व औषध क्षम देह है। वो ऐसा नहीं कि हाई एमजी का अगर कोई मेडिसिन लेगा और पर्सन बहुत ही डिसेबल का है, पर्सन बहुत वीक है एंड ही कांट टॉलरेट, ओके। सो सर्व औषध क्षम देह है, वो उसको टॉलरेट करना उसको आना चाहिए। यू न यंग होना चाहिए वो, अगर वो ओल्ड एज का पर्सन रहेगा तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट फॉर दैट। यू न जितात्मा, जितात्मा मीन्स दैट इज जितात्मा, जितात्मा मीन्स उसके सेंसेस पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, तभी वो उसके व्याधि क्यूरेबल होती है, ऐसा शास्त्र में बोला जाता है। जितात्मा। अमर्मगो, अमर्मगो मीन्स मर्म मतलब होता है वाइटल ऑर्गन। आवर वाइटल ऑर्गन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज नथिंग बट द अमर्मगो। अगर कोई व्याधि मर्म के पास नहीं गया है, यानी कि वाइटल ऑर्गन के पास नहीं गया है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो अकॉर्डिंग टू चरक 3 वाइटल ऑर्गन बताए गए, शिरा, हृदय एंड बस्ती। तो अगर वो कोई भी व्याधि अगर शिरा मीन्स हेड एंड नेक के पास जाता है तो उसको बोलते हैं शिर मर्म। अगर कोई व्याधि हृदय यानी कि हार्ट के रीजन में रहता है, और कोई व्याधि अगर यूरिनरी सिस्टम्स के अंदर आता है, दैट इज शिरा, शिर, हृदय एंड बस्ती, दीज आर द 3 मर्म इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो व्याधि का जो एंटर होता है ये तीनों रीजन में नहीं होना चाहिए, तो व्याधि क्यूरेबल होता है, ऐसा शास्त्र में बोला जाता है। अमर्मगो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया अल्प हेतु अल्प पूर्व रूप एंड अल्प रूप। मतलब पूर्व रूप मतलब होता है प्रोडल्मर फीचर। प्रोडल्मर फीचर मीन्स व्याधि के आने के बाद व्याधि को आने के पहले कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडल्मर फीचर। मतलब व्याधि के आने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको प्रोडल्मर फीचर बोलते हैं। वो भी लक्षण है, लेकिन बिफोर एनी काइंड ऑफ डिसीज वो उसके पहले कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडल्मर सिम्टम्स, ओके। तो जिस व्याधि में पूर्व रूप यानी कि जो व्याधि के पूर्व रूप बताए गए हैं अगर वो कम रहते हैं तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्प पूर्व रूप। यानी कि अल्प पूर्व रूप अगर उसमें रहता है तो वो व्याधि क्यूरेबल है। अल्प हेतु मतलब बोला गया कि जो किसी व्याधि से जिस किसी भी हेतु से उसको वो डिसीज़ हुआ है तो वो हेतु कम होना चाहिए। मीन्स अगर कोई, जैसे मैंने बताया कि फीवर किसी पर्सन्स को हुआ है तो ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए वो, अगर थोड़ा सा इन्फेक्टेड है तो बॉडी कैन बी रिजॉल्व इट, ओके। तो अल्प हेतु अल्प पूर्व रूप, और अल्प रूप मतलब होता है कि व्याधि आने के बाद भी बहुत सारे सिम्टम्स हमारे शास्त्र में बताए गए हैं कि व्याधि आने के बाद सपोज अगर कोई ज्वर व्याधि है तो ज्वर व्याधि आने के बाद तंद्रा आती है, उसके बाद पूरे बॉडी में दाह आता है, उसके बाद उसको ग्लानी आती है। तो देयर आर नंबर ऑफ सिम्टम्स आर डिस्क्राइब बाय आवर आचार्यस। सो वो जो सिम्टम्स बताए गए उन सभी सिम्टम्स में कम सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो उसको बोलते हैं अल्प रूप। अल्प हेतु अल्प पूर्व रूप एंड अल्प रूप ये दिखेंगे तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि द काइंड ऑफ डिसीज इज कैन बी क्यूरेबल, ओके। अन उपद्रव, इसको ऐसा पढ़िए आप, अन उपद्रव। उपद्रव मीन्स द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी डिसीज। कॉम्प्लिकेशन एनी काइंड ऑफ डिसीज मीन्स अगर कोई व्याधि है और व्याधि का कॉम्प्लिकेशन अगर आता है, कॉम्प्लिकेशन मीन्स सपोज अगर किसी व्याधि को वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग के साथ साथ हमारे बॉडी का जो फ्लूइड रहता है वो थ्रू आउट द बॉडी बाहर निकल जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो फ्लूइड का जो ये रहता है बैलेंस रहता है, इट गेट द होम्योस्टैसिस ऑफ ब्लड गेट डिस्टर्ब। तो उसके वजह से क्या होता है, वॉल्यूम हमारे ब्लड में कम हो जाता है, तो हेडेक की प्रॉब्लम उससे स्टार्ट हो जाती है। सो कॉम्प्लिकेशन, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर देयर, ओके। तो कॉम्प्लिकेशन अगर बढ़ जाते हैं तो व्याधि इनक्यूरेबल हो सकता है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन कम है या फिर नहीं है तो व्याधि कैन बी क्यूरेबल, ओके। तो अनुपद्रव तो व्याधि क्यूरेबल हो जाता है। अतुल्य दूष्य देश ऋतु प्रकृति। अतुल्य दूष्य देश ऋतु प्रकृति। अतुल्य दूष्य मीन्स बॉडी में जो दोषों के विमार्ग गमन से किसी भी व्याधि का होना, ये ऐसा शास्त्रों में बोला गया है। यानी कि दोष पहले प्रकोपित होते हैं, दोष प्रकोपित होने के बाद दूष्यों को वो दूषित करते हैं एंड बाद में दोष दूष्य समूर्छना होकर किसी भी व्याधि का एक व्याधि के स्वरूप में एक व्याधि आती है, ओके। सो दैट इज अतुल्य दूष्य, यानी कि जो दूष्य जो धातु बताए गए हैं वह उन सभी धातुओं में उनका प्रादुर्भाव यानी कि उनका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मीन्स दैट इज नथिंग बट रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा
शुक्र, ये जो 7 धातु बताए गए, इन धातुओं में कोई इंटरफेयर, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अतुल्य दुष्य, अतुल्य देश मीन्स साधारण, अनूप एंड जंगल देश बताए गए हैं। तो इन सभी के जो मतलब विरुद्ध, ऐसा विरुद्ध देश एक उसके जैसे कोई एक डिसीज़ आती है, तो जो व्याधि हुई है इनमें से किसी का कारण नहीं होना चाहिए। मीन्स हमने विरुद्ध आहार खाया तो उसके जैसे क्या होता है कि विरुद्ध आहार, ऐसे बहुत सारे विरुद्ध आहार के लक्षण बताए गए हैं। तो विरुद्ध आहार में विरुद्ध देश के लक्षण एक आते हैं, मतलब विरुद्ध देश मीन्स जंगल में ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे वृक्षता बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ पे क्या रहता है, वृक्षता ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वात दोष का प्रकोप हुआ रहता है। तो अगर हम वहाँ पे वृक्ष आहार खाते हैं तो और इससे प्रकोपित हो सकता है। तो हमें वहाँ पे स्निग्ध आहार खाना चाहिए। लेकिन हम अगर फिर भी वृक्ष आहार खाते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ पे ऋतु विरुद्ध, यानी कि ऋतु विरुद्ध नहीं, देश विपरीत, यानी कि देश विरुद्ध, हम किसी भी देश विरुद्ध यहाँ पे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो देश के अकॉर्डिंग है हम तो खा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है हमारे बॉडी के लिए वो विरुद्ध है, इसलिए हम देश विरुद्ध उसको टर्म देते हैं। तो वो ऐसा नहीं आना चाहिए कि जंगल, अनूप एंड साधारण देश जो बताए गए उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसके अपोजिट कोई हेतु नहीं होना चाहिए। प्रकृति एज यू ऑल नो दैट कि हमें जो प्रकृति बताएगी उसके अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो उसके से भी कोई हेतु आ सकता है। तो हेतु अगर व्याधि क्यूरेबल होना चाहिए तो ये सभी कारण उसमें नहीं आने चाहिए। पाद संपद मीन्स हमारे यहाँ पे चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट के 4 लिम्स बताए गए हैं। तो विषग, द्रव आणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, यानी कि विषग मीन्स डॉक्टर, विषग रोगी पाद, विषग, द्रव आणि उपस्थाता। विषग मीन्स डॉक्टर, द्रव मीन्स मेडिसिन, उपस्थाता मीन्स नर्स एंड जो अपना रोगी है यानी पेशेंट। तो इन सभी के 4 क्वालिटी हमारे शास्त्रों में बताई गई। ये फुल ऑफ देयर क्वालिटी होने चाहिए तभी व्याधि क्यूरेबल होता है। यानी कि रोगी बराबर है लेकिन डॉक्टर जो देने वाला है वो प्रॉपर केयर नहीं करता है तो इट कांट बी क्यूरेबल। अगर रोगी बराबर नहीं है, डॉक्टर अगर अपने गुणों से संपूर्ण, यानी कि अपने गुणों से वो रिच है, मतलब वो गुणों से एनरिच है, लेकिन अपना जो पेशेंट है वही उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है तो इट कांट बी क्यूरेबल। तो पूरे जो 4 गुण बताए गए वो सभी गुणों को सबको होना चाहिए तो व्याधि कैन बी क्यूरेबल। ग्रहेशु अने अनुगुणेशु मीन्स ग्रह इज फेवरेबल मीन्स उसके बॉडी को अडेप्ट होना चाहिए। एक दोष मार्ग मीन्स व्याधि हमारे यहाँ पे 3 टाइप के मार्ग बताए गए। सो रोगः त्रयो मार्ग इति शाखा मर्मास्ति संध्यम कोष्ठम च। तो शाखा मार्ग बताया गया है, मर्मास्ति संधि बताया गया है और बाह्य रोग मार्ग बताया गया है। तो जितने भी जो व्याधि हैं ये तीनों मार्गों में से कोई एक मार्ग में ही जाना चाहिए तभी वो व्याधि क्यूरेबल बोला जाता है। नव मीन्स रिसेंट व्याधि होना चाहिए, ऑनसेट में होना चाहिए वो व्याधि। मीन्स अगर ज्वर व्याधि है, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के लिए अगर आप आफ्टर 21 डे, आफ्टर 20 डे, आफ्टर वीक अगर हम जाते हो प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो इट मे बी अनक्यूरेबल। वो इसलिए वो व्याधि रिसेंट में होना चाहिए, ऑन सेट में होना चाहिए तभी वो व्याधि क्यूरेबल के अंदर आता है। ओके, तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग द सुख साध्य लक्षण। लेट्स कंटिन्यू विद आवर कृक्ष साध्य याप्य एंड प्रत्याख्य, दैट इज नथिंग बट अनुक्रम। So let's continue with that, our second type of sadhya vyadhi, that is named the कृक्ष साध्य लक्षण। The sign of disease of difficult to cure, तो it is under in the curable disease but कृक्ष साध्य means शस्त्र साधने। ओके, तो कृक्ष शस्त्र आदि साधने शंकर च तथोगतः, ऐसा श्लोक बोला गया है। तो शस्त्र आदि साधना मीन्स सर्जिकली इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर, यानी कि उसका ऑपरेशन, यानी कि जो पंचकर्म जो हमारे आयुर्वेद में बोले गए वो रिक्वायरमेंट है किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, किसी भी व्याधि को क्योर करने के लिए। तो वहाँ पे ऐसा समझा जा सकता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बट वी कांट से इट कांट बी क्यूरेबल, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्यूरेबल, इट विल क्योर। ओके, तो वो कैसे होता है, शस्त्र आदि साधना। शंकर मीन्स वहाँ पे डिफ़िकल्ट टू ट्रीट कब हो सकता है, शंकर मीन्स वहाँ पे दो व्याधि एक साथ अगर डेवलप होते हैं इट मे बी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट फॉर दैट पर्सन, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि इट कांट बी क्यूर। ओके, इट कांट बी क्योर ऐसा हम नहीं बोल सकते।
अगर ये दोनों ऐसे लक्षण अगर दिखाई देते हैं तब भी हम नहीं बोल सकते हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट द सुख साध्य लक्षण मैंने बताया. अभी यहाँ पे कृच्छ साध्य मैंने बताया. तो सुख साध्य एंड कृच्छ साध्य बोथ आर ट्रीटेबल, बोथ आर क्यूरेबल. लेकिन अभी जो थर्ड और फोर्थ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो टाइप ऑफ असाध्य के यानी कि अनक्यूरेबल यानी इनक्यूरेबल डिसीज़ के अंतर्गत आते हैं. तो यहाँ पे लक्षण मीन्स पैलेटिव डिसीज़ यानी कि इट कांट बी कंट्रोल, इट कांट बी ठीक, ओके, इट कांट बी क्योर, इट कांट बी ट्रीट. तो यहाँ पे लक्षण मीन्स जब तक उसकी वो आयुष यानी कि जब तक उसका लाइफ रहता है वो व्याधि उसको रहेगा. ओके. और यहाँ पे प्रत्याख्य मीन्स होता है कि कुछ भी हो, इम्यून सिस्टम उसकी बूस्ट हो, कुछ भी हो, वो व्याधि इनक्यूरेबल हो चुका है फॉर दैट पर्सन. सो बोथ यहाँ पे एंड प्रत्याख्य दोनों का मतलब असाध्य व्याधि के अंदर आता है. दैट इज नथिंग बट द इनट्रीटेबल, अनट्रीटेबल दैट काइंड ऑफ डिसीज. सो उसके क्या लक्षण बताए गए हैं? शेषत्वात आयुषो मीन्स जब तक उसकी ज़िंदगी रहेगी, जब तक उसकी लाइफ रहेगी, तो उसके पूरे लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर उसको हम बोलते हैं. तो सर्वाइविंग ओनली ड्यू टू लेंथ ऑफ लाइफ स्टिल एग्जिस्ट, जब तक उसकी लाइफ रहेगी तब तक वो व्याधि रहेगा. यहाँ पे बोला गया वो व्याधि कभी क्यूरेबल नहीं हो सकता. पथ्याभ्यासात मीन्स फॉलोइंग द पथ्य रेगुलरली. तो वहाँ पे अगर उसको व्याधि जो है उसको डिले करना है यानी कि व्याधि विल रिमेन, लेकिन अगर फर्दर उसको डिले करना है तो जो अपना जो पथ्य जो बोला गया है यानी कि जो रेगुलर एक्टिविटी जो बोली गई है, सरल रसात्मक आहार खाने के लिए बोला गया है. उसके बाद बहुत सारे एक्टिविटी, दिनचर्या बोला गया है, ऋतुचर्या फॉलो करने बोला गया है. सो जो अगर जो फॉलो करने बोला गया है, पथ्याभ्यासात बोला गया है, तो इट कैन बी वहाँ पे डिले हो सकता है. ओके. तो पथ्याभ्यासात फॉलोइंग द पथ्य रेगुलरली, सो थोड़ा सा वो व्याधि ठीक नहीं हो सकता, लेकिन व्याधि क्या रहता है कि थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है. विपर्य मीन्स अपोजिट टू सिम्टम्स ऑफ सुख साध्य. तो जितने भी ये आते हैं इसमें अभी मैंने सुख साध्य के जो लक्षण बताते हैं कि अगर एक दोष मार्ग न होने के बाद त्रिमार्ग अगर चला गया तो व्याधि अनट्रीटेबल के अंतर्गत आता है. मैंने भी बताया कि जो 4 लिम्स जो होते हैं ट्रीटमेंट के, अगर वो अपना प्रॉपर वर्क करते हैं तो व्याधि क्यूरेबल होता है, लेकिन अगर नहीं करते तो इट कांट बी ट्रीटेबल. सो दैट इज नथिंग बट जो सुख साध्य के लक्षण बताए गए वो पूरे अगर अपोजिट गुण के अंदर आते हैं तो यहाँ पे लक्षण यानी कि इट कैन नॉट बी कंट्रोल. ओके. दूसरा और जो लास्ट जो असाध्य लक्षण के जो बताया गया है वो प्रत्याख्य लक्षण यानी कि अनुक्रम बताया गया है. वो क्या होता है? अत्यंत विपर्य, टोटली अपोजिट सिम्टम्स टू क्यूरेबल डिसीज. यहाँ पे तो कुछ कुछ मिल रहा था इसलिए वहाँ पे सर्वाइविंग ऑफ लाइफ था, लेकिन यहाँ पे जो सुख साध्य के जो लक्षण बताए गए पूरा टोटली अपोजिट हो रहा है. इसीलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिसीज़ जो लाइफ है, लाइफ गेट डिक्रीज ड्यू टू दैट डिसीज़. ओके. वहाँ पे जब तक लाइफ थी तब तक वो डिसीज़ था और लाइफ चल रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिसीज़ की वजह से, उसको व्याधि की वजह से उसकी लाइफ कम हो रही है और व्याधि की वजह से अल्टीमेटली पर्सन डाई. ओके. सो अत्यंत विपर्य ड्यू टू दिस फर्स्ट रीज़न वो वहाँ पे प्रत्याख्य यानी कि अनुक्रम यानी कि असाध्य में आता है. औत्सुक्य मोह अरतिकृत, औत्सुक्य यानी कि पेशेंट अगर औत्सुक्य मीन्स अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चिंता करता है, मीन्स चिंतन मनन उस व्याधि के पर्टिकुलर करता है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि इट कैंट बी क्यूरेबल. अरति मीन्स बेचैनी, बेचैनी ऐसा एक वर्ड हमारे रेफरेंस में बोला गया है, अरति. सो व्याधि के प्रति अगर उसको वो थिंग्स अगर रहती है तो इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इट कैन नॉट बी क्योर. दृष्ट अरिष्टो यानी कि अगर किसी पर्सन्स में दृष्ट अरिष्टो मीन्स अरिष्ट मतलब होता है मृत्यु सूचक बोधक लक्षण. मीन्स दैट इज नथिंग बट द अगर मृत्यु सूचक लक्षण अगर दिख रहे हैं उसको तो इट द व्याधि कैन नॉट बी कंट्रोल, कैन नॉट बी क्योर. अक्षनाशन मीन्स जितने भी इंद्रियां हमारे बताई गए हैं, 11 इंद्रियां हमारे यहाँ पे बताई गई हैं. सो जितने भी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक उभय इंद्रिय बोला गया है. सो 5 का जो ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 जो कर्मेंद्रिय और जो मन है, अगर इन सभी का जो सेंसेशन होता है, इन सभी का जो वर्क होता है, अगर उसमें हैम्परिंग होता है तो ऐसा समझा जाता है कि व्याधि कैन नॉट बी कंट्रोल, व्याधि इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल. तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट साध्य एंड असाध्य व्याधि के लक्षण एंड फर्दर ऑफ इट्स टाइप कृच्छ साध्य, सुख साध्य, याप्य एंड अनुक्रम. अनुक्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रत्याख्य.
द सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट द निज एंड आगंतुज व्याधि, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वहाँ पे क्या होता है कि निज हेतु के कारणों की वजह से निज व्याधि होती है, बॉडी खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। निज व्याधि यानी कि बॉडी खुद रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीज के लिए, और आगंतुज हेतु आगंतुज व्याधि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन के जैसे वहाँ पे उसको इंजरी हुई है, वहाँ पे उसको वहाँ पे एक व्रण डेवलप हुआ है, तो वहाँ पे आगंतुज हेतु रिस्पॉन्सिबल है, तो आगंतुज हेतु की वजह से आगंतुज व्याधि होती है। सो दैट इज नथिंग बट दिस वे ऑफ सेकेंड क्लासिफिकेशन। द थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट द स्वतंत्र एंड परतंत्र व्याधि। ओके, स्वतंत्र एंड परतंत्र व्याधि। तो स्वतंत्र एंड परतंत्र मीन स्व मीन्स खुद का, ओके, तंत्र मीन्स दैट इज नथिंग बट द डिपेंड होना, जो खुद पे डिपेंड होता है, खुद पे डिपेंड होना मीन्स स्वतंत्र। परतंत्र मीन्स पर मीन्स दूसरे पे डिपेंड होना, तंत्र मीन्स डिपेंड होना। तो अगेन परतंत्र मीन्स जो नॉट डिपेंड है, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो किसके ऊपर डिपेंड होना, मतलब हेतु के ऊपर डिपेंड होना। स्वतंत्र मतलब हेतु के ऊपर डिपेंड होना, यहाँ पे खुद के हेतु के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए इसको स्वतंत्र व्याधि बोला गया। परतंत्र व्याधि मतलब क्या होता है कि जो व्याधि के जो हेतु बताए गए हैं वो हेतु हमें उसकी वजह से वो व्याधि नहीं दिखाई देती है। मतलब कोई व्याधि डेवलप हुआ है तो उसके जो हेतु बोले गए हैं वो हेतु से उसका उद्गम नहीं होता है, उसका उद्गम किसी अन्य हेतु से होता है, यानी कि वो हेतु जो व्याधि हुई है उसका कोई अलग ही डिपेंडेंसी है। तो दैट इज नथिंग बट द अलग डिपेंडेंसी होना, यानी परतंत्र व्याधि को इंडिकेट करता है। स्वतंत्र व्याधि मतलब होता है जो शास्त्र में जो व्याधि बताई गई है, जो उस व्याधि के जो हेतु बताए गए हैं उस हेतु की वजह से वो उसको वो व्याधि हो रही है, यानी कि स्व यानी कि डिपेंड है, व्याधि का होना उस हेतु पे डिपेंड होना जो शास्त्रों में बताया गया है, तो उसी को बोलते हैं स्वतंत्र व्याधि। इसके कुछ श्लोक बताए गए, उसको मैं यहाँ पे रीड आउट करता हूँ। यथा स्वजन्म उपशया स्वतंत्रता स्पष्ट लक्षण मीन्स दैट इज नथिंग बट जो व्याधि के जो लक्षण बोले गए हैं। यथा स्वजन्म उपशया मीन्स उपशय मतलब ट्रीटमेंट होता है, स्वजन्म मीन्स उसके जो कारण बताए गए हैं, स्वतंत्र मीन्स स्वतंत्र व्याधि, स्पष्ट लक्षण मीन्स उसके जो लक्षण बताए गए हैं, यानी कि जो व्याधि के जो लक्षण बोले गए हैं बताए गए हैं वो इस व्याधि में दिख रहे हैं, तो उसको हम स्वतंत्र व्याधि बोलते हैं। और एक चीज़ उसकी उत्पत्ति बताए हुए हेतुओं के द्वारा होती है तो उसको हम स्वतंत्र व्याधि बोलते हैं, और जो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो भी हम क्या करते हैं अपने शास्त्रोक्त उक्त के अनुसार हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो दैट इज मीन यथा स्वजन्म उपशया स्वतंत्रता स्पष्ट लक्षण, यानी कि जिन हेतु जो बताए गए हैं उन्हीं की वजह से वो व्याधि की उद्गम हो रही है, व्याधि की डेवलपमेंट हो रही है, और जो ट्रीटमेंट बताई गई है उसकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट भी ठीक हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्वतंत्र व्याधि बोलते हैं। यथा स्वजन्म उपशया खुद डेवलप हो रहा है, उसकी ट्रीटमेंट भी बताई गई है, स्वतंत्रता स्पष्ट लक्षण, और जो व्याधि जो हेतु बताए जा रहे हैं उसके वही सिम्टम्स यानी कि उसके वही लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा स्वतंत्र व्याधि बताया गया है। परतंत्र मीन्स विपरीतो तत्व अन्यतु, यानी कि किसी दूसरे पर ही डिपेंड होता है ये। परतंत्र मैंने जैसे बताया कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होना है, यानी कि व्याधि जिससे उत्पन्न हुआ है, व्याधि जिससे डेवलप हुआ है वो अपने हेतु से डिपेंड नहीं हुआ है, अपने हेतु के कारण नहीं हुआ है, वो किसी अन्य हेतु के कारण हुआ है। तो दैट इज नथिंग मतलब विपरीतो तत्व अन्यतु, अन्य कारणों की वजह से अपोजिट टू स्वतंत्र व्याधि बोला गया है। पूर्वजा पूर्व रूप आख्या सिम्टम्स अकर बिफोर द मैनिफेस्टेशन ऑफ व्याधि, वही मैंने बताया कि ये अलग कारणों से होता है, अलग व्याधि होती है, इनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है, उसको हम परतंत्र व्याधि बोलते हैं। अब यहाँ पे इनका वे ऑफ परतंत्र को टू वे ऑफ यहाँ पे डिवीजन बताया जा रहा है। तो दैट इज मतलब पूर्व रूप एंड उपद्रव। तो पूर्व रूप मतलब होता है कि वो व्याधि जो जिसके लक्षण नहीं बताए गए हैं, मतलब बताए तो गए हैं लेकिन वो लक्षण वो हेतु, वो कॉजेस, वो इटियोलॉजी उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए नहीं बताया गया था। यानी कि अगर कोई व्याधि मंचूरियन, किसी बंदे ने किसी पर्सन ने मंचूरियन सूप खाया और उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो गया, उसको कफिंग स्टार्ट हो गया, तो ये परतंत्र व्याधि क्या आता है, परतंत्र व्याधि के अंतर्गत आता है। यानी कि उसका जो स्नीजिंग था उससे वो क्योर होना चाहिए था, लेकिन उसने मंचूरियन सूप खाया, उसके से उसको क्या हो रहा है, उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो रही है। तो स्नीजिंग का पॉजिटिव फैक्टर कुछ और है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परतंत्र व्याधि बोलते हैं। स्वतंत्र व्याधि में जो लक्षण थे जो व्याधि था उसका वही कॉसेस था, यानी कि उसने आइसक्रीम खाया और उसको स्नीजिंग हुआ, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग।
कि उसका हेतु उसका आइसक्रीम है और उसका जो डिसीज़ है वो उसका स्नीजिंग यानी कि कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, श्वास का जो भी कुछ बताए गए, तो उसका हेतु वही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन परतंत्र व्याधि में अलग ही कुछ दिखाई देता है। तो पूर्व रूप आख्या, तो ऐसे बोला जाता है कि पूर्व रूप व्याधि के ट्रीटमेंट के वे ऑफ ट्रीटमेंट बताया जा रहा है। तो पूर्व रूप और उपद्रव बताया जा रहा है। पूर्व रूप मतलब होता है कि जो सिम्टम्स आने के यानी कि व्याधि के आने के पहले जो लक्षण रहते हैं उसको पूर्व रूप बोलते हैं। प्रोडर्मल सिम्टम, प्रोडर्मल फीचर्स। ओके, रूप मतलब होता है कि व्याधि अगर आ गई है तो उसके आने के बाद जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसको हम रूप बोलते हैं। तो यहाँ पे दो डिवीजन बताया गया है, पूर्व रूप एंड उपद्रव, यानी कि कॉम्प्लिकेशन भी रहता है और व्याधि अभी आई नहीं है तो उसके पहले दो चीज़ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, व्याधि आने के बाद कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, और वहाँ पे व्याधि अगर नहीं आई है तो वहाँ पे उसको पूर्व रूप डेवलप हो सकता है। तो प्रोडर्मल फीचर एंड कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो दैट इज पूर्व रूप आख्या जाता पश्चात उपद्रवा। पूर्व रूप आने के बाद व्याधि उसको आ जाती है, पश्चात उपद्रवा। ओके, तो दैट उसको हम क्या बोलते हैं, परतंत्र व्याधि बोलते हैं, परावलंबी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी होना, यानी परतंत्र वो कहलाता है। द फोर्थ एंड द फाइनल मैंने बताया था, निजन आगंतुक व्याधि मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे फर्दर स्लाइड में बताया गया है, तो यू कैन गो थ्रू। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोड्यूस फ्रॉम अनहोलसम डाइट एंड एक्टिविटी इन द टाइप ऑफ डिसीज, फर्स्ट डोसा गेट एक्टिवेशन एंड प्रोड्यूस द व्याधि। ओके, तो हम जो खाते हैं, जो आहार हमारा जो बताया गया है, उसी में कुछ चेंजेस की वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से व्याधि डेवलप होता है, तो उसको निज व्याधि बोलते हैं। लेकिन आगंतुक व्याधि मतलब कॉज बाय द पॉइजन्स, इंसेक्ट, एक्सीडेंट। ओके, तो पॉइजन अगर खाया इंसेक्ट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, यानी कि ट्रॉमेटिक हिस्ट्री, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आगंतुक व्याधि बोलते हैं। अभी फोर्थ एंड फाइनल वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ व्याधि जो है वो अपना कर्मज के हिसाब से बताया गया है। यहाँ पे दोषज कर्मज, दोष कर्मज बोला गया, लेकिन यहाँ पे मैं कर्मज बोलूँगा, इसका सिनोनिम्स है। ओके, तो कर्मज के हिसाब से व्याधि के 3 टाइप्स रहते हैं, दृष्ट कर्मज व्याधि, अदृष्ट कर्मज व्याधि एंड दृष्ट अदृष्ट कर्मज व्याधि। मतलब उसी को यहाँ पे वही बोला गया है, दोषज व्याधि, कर्मज व्याधि एंड दोष कर्मज व्याधि। दोष कर्मज व्याधि, कर्मज व्याधि एंड दोषज व्याधि, उसी को मैं दृष्ट कर्मज व्याधि, अदृष्ट कर्मज व्याधि, दोषज व्याधि को मैं दृष्ट कर्मज व्याधि बोल रहा हूँ, कर्मज व्याधि को मैं अदृष्ट कर्मज व्याधि बोल रहा हूँ, एंड दृष्टादृष्ट कर्मज व्याधि को मैं दोष कर्मज व्याधि बोल रहा हूँ। अब ये क्या है, इसको देखना जरूरी है। यथा निदानम दोषत्व, यानी कि डिसीज कौन से आ रहे, कर्मज के हिसाब से 3 टाइप के जो डिसीज थे, उसमें से पहला जो है वो दृष्ट कर्मज व्याधि, यानी कि दोषज व्याधि, यानी कि हमें हमारे बॉडी में जो चेंजेस, दोषों का जो विशेषण हुआ है वो किसी हेतु के कारण हुआ है। अगर वो हेतु बताए गए हेतु के कारण से हुआ है तो वो दोषज व्याधि, यानी कि दृष्ट कर्मज व्याधि। दृष्ट कर्मज व्याधि मतलब उनके हेतु का मैं साफ साफ देख रहा हूँ। मैंने भी जैसे बताया कि किसी पर्सन ने अगर आइसक्रीम लिया तो उसको क्या होएगा, स्नीजिंग एंड कॉमन कोल्ड इटीसी प्रॉब्लम्स उसको दिखाई देंगे, तो उसका हेतु दिख रहा है। ओके, तो यथा निदानम दोषत्व, निदानम मीन्स कॉजेटिव फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर डिसीज। तो यथा निदानम दोषत्व, उसको हम दोषज कर्मज व्याधि बोलते हैं, यानी दृष्ट कर्मज व्याधि, यानी कि उसके लक्षण और उसके हेतु ये दोनों दिख रहे हैं। लेकिन कर्मज व्याधि मतलब क्या होता है, कर्मजो हेतु भी ही बिना, मतलब अगर कोई पर्सन यानी कि कोई चाइल्ड बॉर्न हुआ है और उसको कंजेनाइटल डिफेक्ट है, कंजेनाइटल डिफेक्ट मतलब हर्ट कंजेनाइटल डिफेक्ट मीन्स उसके ब्लू बेबी फॉर्मेशन मीन्स उसके हर्ट होल, ऐसा एक कंजेनाइटल हर्ट डिसीज बोलते हैं। तो वहाँ पे उस जो चाइल्ड थे उसका चाइल्ड के भी बॉर्न भी नहीं हुए और चाइल्ड में डिफेक्ट बताया गया है। तो यहाँ पे कोई भी हेतु रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या उस चाइल्ड ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसके हर्ट में होल हुआ, नो, इट इज़ अ कंजेनाइटल डिफेक्ट। तो ये कंजेनाइटल डिफेक्ट जो है इट मे बी रिलेट टू द कर्मज। कर्मज मतलब पूर्व जो जन्म हुआ है उसने अगर उसमें कोई एक्टिविटी की रहेगी तो उसका जो रिजल्ट है उसको इस बर्थ में उसको देखने मिल रहा है। तो दैट इज नथिंग बट द इटियोलॉजी आर अननोन, तो उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक फैक्टर। तो इटियोलॉजी पता ही नहीं है, कॉसेस पता नहीं है, तो व्याधि हो रही है, उसको हम बोलते हैं अदृष्ट कर्मज व्याधि। अदृष्ट कर्मज व्याधि मीन्स और ऑल्सो कॉल्ड एज कर्मज व्याधि, उसके हेतु दिखाई नहीं देते हैं लेकिन व्याधि दिखाई दे रहा है।
तो कर्मज व्याधि यानी कि अदृष्ट कर्मज व्याधि उसको हम बोलते हैं। दोष कर्मज व्याधि मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बिना मतलब कोई इटियोलॉजी रहता है जो ट्रिगरिंग फैक्टर यहाँ पे माना जाता है। मतलब किसी, मैंने भी बताया कि आइसक्रीम से उसको स्नीजिंग हुआ था, लेकिन अगर अंडरस्टैंड किया, अगर हमने आइसक्रीम का इंटेक किया और वहाँ से हमको कैंसर डेवलप हो गया, तो इतना बड़ा व्याधि डेवलप होता है एक छोटे से इटियोलॉजी की वजह से। तो वहाँ पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, यानी कि वहाँ पे इटियोलॉजी छोटी सी थी, यानी कि ये देखिए यहाँ पे श्लोक में लिखा हुआ है, महा आरंभ अल्पक हेतु आतंको इति दोष कर्मज। मीन्स महा आरंभ बड़ा व्याधि है, कैंसर जैसा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका जो हेतु है छोटा सा है। आइसक्रीम छोटा सा एक उसका हेतु है, एक इटियोलॉजी है, एक कॉसेस है। तो दैट इज महा आरंभ अल्पक हेतु इति आतंको इति दोष कर्मज, और व्याधि का उद्गम हो रहा है, आतंक हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोष कर्मज व्याधि। तो कर्मज के हिसाब से 3 टाइप के कर्मज व्याधि के कर्मज के हिसाब से व्याधि के 3 टाइप। कर्मज व्याधि ऑल्सो कॉल्ड एज दोषज व्याधि ऑल्सो कॉल्ड एज दृश्य कर्मज व्याधि। कर्मज व्याधि और अदृश्य कर्मज व्याधि, दोष कर्मज और दृष्टादृश्य कर्मज व्याधि, यानी कि लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं उसमें दोष कर्मज। मैंने बताया कि इटियोलॉजी छोटा सा है, लेकिन उसमें पुनर्जन्म का एक हल्का सा पूरा उसके जैसे वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इटियोलॉजी प्लस पूरा जन्म यानी कि दोष कर्मज, और उसके वजह से उसको कोई डिसीज़ डेवलप होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट।